8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं एस एल जाट और आज हम शुरू कर रहे हैं गणित कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक। तो आज की क्लास हम अध्याय 1 पूर्णांक से शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों, पूर्णांक क्या होते हैं देखिए। पूर्णांक विद्यार्थियों, पूर्णांक में हमारे गिनती 1 2 3 4 और इस प्रकार से अनंत तक हमारी जो गिनती चलती है, 0 से छोटा, 1 से छोटा 0 और इस तरफ ये है धनात्मक और इसका ऋणात्मक। इस प्रकार से इसे हम पलट दें तो यह आ जाएगा -1, -2, -3। इस प्रकार से इस तरफ भी अनंत तक चलेगा। 0 के इस तरफ धनात्मक, 0 के इस तरफ ऋणात्मक। तो ये जो समूह होगा वह समूह होगा किसका होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो पूर्णांकों में 0 के इस तरफ वाले ये है धनात्मक पूर्णांक, और इस तरफ वाले हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांकों में आपको यह ध्यान रखना है कि जब इस तरफ हम यानी दाएं ओर, विद्यार्थियों दाएं और बायां हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक्स है कि हम किसी को कहते हैं कि आप अच्छे हों। क्या कहते हैं हम? अच्छे हों। और दोनों हाथ से, या आप इस हाथ से कहो या इस हाथ से कहो। जब हम इस हाथ से कहेंगे और खुद देखेंगे तो क्या बन रहा है, ये देखिए डी। क्या बना? डी। डी मीन्स दायां। ठीक है विद्यार्थियों, और इस प्रकार से यदि हम इस हाथ से कहेंगे तो ये बना बी। बी मीन्स बायां। दायां बायां, ये इधर राइट हैंड को कहते हैं हम दायां, लेफ्ट हैंड को कहते हैं बायां। तो ये है दाएं ओर, इस तरफ बाएं ओर। यानी इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो किस तरफ बढ़ रहे हैं? दाईं और यदि इस तरफ बढ़ते हैं तो किस तरफ बढ़ रहे हैं? बाईं और। जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, पूर्णांकों का मान बढ़ता है। यदि हम बाईं ओर बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, तो पूर्णांकों का मान कम होता है यानी घटता है। यदि हम धनात्मक पूर्णांक जोड़ें तो हम इस तरफ बढ़ेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ें तो हम इस तरफ बढ़ेंगे, ऋणात्मक की तरफ बढ़ेंगे। धनात्मक जोड़ेंगे तो धनात्मक की ओर बढ़ेंगे। तो ये है धनात्मक पूर्णांक, ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है विद्यार्थियों, आगे समझ में। ये जो समूह है ये है पूर्णांकों का समूह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सीखते हैं हम योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। किसी पूर्णांक, लिखिए आप, किसी पूर्णांक ए, किसी पूर्णांक ए का योज्य प्रतिलोम, किसी पूर्णांक ए का योज्य प्रतिलोम -a होता है, और -a
का योज्य प्रतिलोम ए होता है। योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? कोई भी पूर्णांक यदि ए पूर्णांक है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस ए, और माइनस ए वाला है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा ए। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे पूर्णांक लिखें और उसका योज्य प्रतिलोम यहाँ लिखेंगे हम। योज्य प्रतिलोम जब भी आ जाए तो हमें धनात्मक हो तो ऋणात्मक, ऋणात्मक हो तो धनात्मक हमें लिखना है। जैसे कि हम कोई पूर्णांक लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 10, 10 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का 10, और यदि माइनस 10 हो तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 10, यानी धनात्मक प्लस हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। माइनस 10 का योज्य प्रतिलोम 10। इसी प्रकार से 76 का योज्य प्रतिलोम माइनस 76, और माइनस 76 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 76 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये आप अच्छे से लिख लीजिए, पूर्णांक और योज्य प्रतिलोम। कोई भी पूर्णांक हो उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो धनात्मक 10 उसका ऋणात्मक 10 योज्य प्रतिलोम होगा, ऋणात्मक 10 का धनात्मक 10, 76 का माइनस 76, माइनस 76 का 76। इस प्रकार से ये है योज्य प्रतिलोम। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके बारे में कुछ आगे डिटेल से। तो विद्यार्थियों, आप नियमित अभ्यास करते रहें। गणित को आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से सरल तरीके से गणित को सीखेंगे, अच्छे से आप नोट्स बना पाएंगे और गणित को हम आसानी से अभ्यास के माध्यम से सरल तरीके से सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आगे हम सीखते हैं पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। हम सीखने वाले हैं पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। इसमें हम सीखेंगे योग के अंतर्गत समवृत्त। पहले हम क्या सीखेंगे? योग के अंतर्गत समवृत्त। योग के अंतर्गत समवृत्त यानी पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। पूर्णांकों का योग, अगर हम पूर्णांकों का योग करें तो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि हम पूर्णांकों का योग करें तो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यदि हम पूर्णांक लें 17 और उसमें जोड़े हम 23, ये भी पूर्णांक, दोनों को जोड़ा तो योग कितना आ रहा है? 40। ये भी क्या आ रहा है? एक पूर्णांक क्या आ रहा है? इसी प्रकार से हम 10 और उसमें
जैसे -10 ले लेवे और उसमें जोड़ देवे हम 3, -10 में हम 3 जोड़ेंगे, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7। तो ये भी एक पूर्णांक आ रहा है। इसी प्रकार से हम -75 उसमें हम जोड़ें +18, -75 में +18 जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा -57। तो ये भी एक पूर्णांक ही आ रहा है। इसी प्रकार से हम और भी लेवें, जिस प्रकार से 19 में -25 को जोड़ें, 19 में -25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -6। ये भी एक पूर्णांक आ रहा है। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। 27 में -27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये भी एक पूर्णांक आ रहा है। इसी प्रकार से -20 में 0 जोड़ें तो कितना आएगा -20। ये भी एक पूर्णांक आ रहा है। इसी प्रकार से -35 उसमें हम -10 जोड़ें तो कितना आएगा -35 में -10 जोड़ेंगे -45। ये भी एक पूर्णांक आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम पूर्णांकों का योग करें तो हमें जो प्राप्त होगा, जो योगफल जो प्राप्त होगा वह भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आप लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से हम आसानी से जो पहला अध्याय है इसे समझेंगे, सीखेंगे और इसका हम अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं तो हम लिखें व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध अर्थात पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो उनका अंतर भी एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंदर, यानी व्यवकलन यानी घटाव जो संक्रियाओं का पूर्णांकों की अगर हम घटाव करें, एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएं तो भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो विद्यार्थियों जैसे कि 7 में से 9 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, 7 में से 2 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। ये दोनों पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 17 में से -21 घटाएं, 17 में से -21 घटाएं। देखिए विद्यार्थी यहाँ क्या करेंगे, -21 बाहर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 21। 17 में हम +21 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा
38, तो यहाँ 38 आएगा, ये भी एक पूर्णांक ही आ रहा है। इसी प्रकार से -8 में -14, -8 में से -14 करते हैं, -8 में से घटाते हैं -14, तो कितना आएगा देखिए, ये -8, ये माइनस, तो ये हो जाएगा +14, 14 में से हम 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6, ये भी एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम -21 में से -10 घटा लें, -21 में -10 घटाएं, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या बचेगा -11 बचेगा, तो -11, ये भी आपके क्या आ रहा है, पूर्णांक क्या आ रहा है। इसी प्रकार से 32 में से -17 घटाएं, 32 में से -17 घटाएं, तब कितना आएगा, तब आएगा 49, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, 32 में 17 प्लस हो जाएगा 49 आएगा, ये भी एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। -18 में से -18 घटाएं, तब माइनस ये हो जाएगा प्लस का 18, -18 में से +18, तो कितना आएगा 0, ये भी एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम -29 में से 0 घटाएं, -29 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा -29, ये भी एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है, अर्थात पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहें, पूर्णतया ध्यान रखते हुए, समझते हुए आप अभ्यास करते रहें। विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसका सीखते हैं अगला गुण, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, तो विद्यार्थियों ये क्या होता है, क्रम विनिमय गुण। इसमें क्या है, योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। क्या होता है, योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। योग क्या होता है, पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। देखिए किस प्रकार से होता है, हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, जैसे कि -8 में -8 जोड़ें, -8 में -8 सॉरी -8 में -9 जोड़ें। देखिए -8 में -9 जोड़ें तो कितना आएगा, दोनों माइनस के, तो क्या हो जाएंगे 8 और 9 जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 17। अब हम क्या करें, इनका क्रम विनिमय कर दें, क्रम बदलना है। क्रम विनिमय का तात्पर्य है क्रम बदलना है, इसे पहले लिखना है, इसे बाद में लिखना है। जैसे कि देखिए इसका क्रम विनिमय करते हैं तो क्या हो जाएगा, -9 पहले लिखेंगे, यानी हम -9 में जोड़ेंगे -8, इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, ये होता है क्रम विनिमय। तो यानी क्या आएगा, अब भी योग क्या होगा, -17 होगा, -9 और -8 जोड़ेंगे, -17 ही होगा, यानी ये क्रम विनिमय है। इसी प्रकार से हम -23 में 32 जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा, -23 में 32 जोड़ेंगे तो 32 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 32 में से 23 घटा देंगे, कितने बचेगा, 9 बचेगा, तो ये 9। और इस प्रकार से हम इनका क्रम बदल लें, 32 में -23 जोड़ें, 32 में -23 जोड़ें, क्रम बदल दिया, 32 में -23 जोड़ेंगे तो 32 प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा, -9, प्लस का 9 बचेगा, इसमें से ये घटा देंगे, क्या बचेगा, +9। तो ये क्रम बदलने पर भी मान नहीं बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। योग क्या होता है, पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है,
और व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। अगर यही काम अगर हम व्यवकलन में करें यानी घटाव में करें तब ये क्रम विनिमय नहीं होता है। देखिए किस प्रकार से, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। 5 में से -3 घटाएं, 5 में से -3 घटाएं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 3, 5 में 3 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। और यदि हम इसका क्रम विनिमय करें, -3 को पहले लिखें 5 को बाद में लिखें, -3 में से घटाना है 5, ये क्रम बदल दिया। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ कोष्टक आप नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने क्रम बदल दिया। अब ये -5 -3 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ मान आया 8 और यहाँ आया -8, यानी मान बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है, जबकि योग पूर्णांकों के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। योग तो होता है पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय, और व्यवकलन होता है पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इससे अगला टॉपिक। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हमने क्रम विनिमय पढ़ा, अब अगला है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसमें क्या होता है ये भी हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। देखिए किस प्रकार से होता है, पूर्णांकों के लिए योग सहचारी किस प्रकार से होता है, इसका भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, -5 उसमें जोड़ा -3 उसमें जोड़ा -2। अब हम क्या करें, ये जो 3 पूर्णांक हैं इनके हम जोड़ कर रहे हैं, पहले हम इनका साहचर्य करें। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का साहचर्य कर रहे हैं। अब यह -5 ये दोनों जुड़ जाएंगे, -3 में -2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, -5। -5 में -5 जुड़ेगा क्या हो जाएगा, -10। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम अलग तरीके से लिख रहे हैं। देखिए कैसे, -5 प्लस -3 प्लस -2। अब हम क्या करें, पहले हमने इन दोनों को एक साथ किया, अब हम इनका साहचर्य कर दें, इन्हें इकट्ठा कर दें। -5 में -3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5 में -3 जोड़ेंगे -8 और उसमें जोड़ेंगे हम -2। -8 में -2 जुड़ेगा क्या हो जाएगा, -10। एक ही आया। ये होता है साहचर्य गुण, यानी पूर्णांक योग के लिए सहचारी होता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है हमारा
योज्य तस्मक, योज्य तस्मक। इसमें भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं। योज्य तस्मक, शून्य पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक है। योज्य तस्मक क्या होता है? शून्य। तो शून्य पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक है। किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं, किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि हम किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं यानी जीरो जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ये होता है योज्य तस्मक, यानी शून्य पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक है। इसका हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि -8 में जीरो जोड़ें, शून्य यानी जीरो, तो कितना आएगा? -8 ही आएगा। इसी प्रकार से जीरो में यदि -8 जोड़ें तब भी क्या आएगा? -8 ही आएगा। इसी प्रकार से -23 पे जीरो जोड़ें तो -23 ही आएगा। इसी प्रकार से जीरो में यदि -37 जोड़ें तो भी -37 ही आएगा। इसी प्रकार से जीरो में यदि -59 जोड़ें तो -59 ही आएगा। इसी प्रकार से जीरो में यदि -43 जोड़ें तब भी -43 ही प्राप्त होगा। और यदि -61 में जीरो जोड़ें तो -61 ही आएगा। और यदि 18 में जीरो जोड़ें तब 18 ही प्राप्त होगा। यानी जीरो को आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ देंगे तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। ये होता है योज्य तस्मक, यानी जीरो पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो कुछ बातें थी, जो हमने पहला जो अध्याय है पूर्णांक, इससे जुड़ी हुई कुछ सीखे समझे, इनका अभ्यास किया। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक के जो सवाल हों उनका आप अभ्यास कीजिए, उनके बारे में सीखिए और इस प्रकार से गणित को हम सीख सकते हैं। रटना छोड़ें, सीखना शुरू करें। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।